हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल अहमद स्टडी सर्कल। आज के इस वीडियो में हम लोग गुलमोहर क्लास 8 से कमिंग होम टू दिल्ली के क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं। इससे पहले मैंने इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को दो अलग अलग वीडियोस में पार्ट 1 और पार्ट 2 करके अपलोड कर दिया है। तो अगर अभी तक आपने इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वाले उन दोनों वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएँ। वहाँ पे गुलमोहर क्लास 8 के नाम से एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। उस प्लेलिस्ट में आपको वो दोनों वीडियोस काफ़ी ईजिली मिल जाएंगे। उन वीडियोस को देखिए, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। तो एक काम कीजिए, अगर आपके पास बुक है तो बुक के क्वेश्चन आंसर वाले पेज को ओपन कर लीजिए और आराम से बैठ जाइए। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि क्या ये जो हमारा चैप्टर है वो मेनली इस बारे में है कि हमारी ऑथर मधुर जाफरी जब वापस दिल्ली आती हैं तो उनको दिल्ली कैसा नज़र आता है, या हमारा ये जो चैप्टर है क्या उस बारे में है कि जब हमारे ऑथर मधुर जाफरी ने दिल्ली को छोड़ा था तब दिल्ली कैसा था, और इसी के बारे में हमें बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है दिस टेक्स्ट इज़ अबाउट द ऑथर्स फैसिनेशन विद दिल्ली, the 17th century Mughal capital as well as the present day capital city. Delhi bore testimony to India's long and rich history as well as the author's personal history and memories of her childhood. In the last paragraph, she talks about how Delhi retains some of the old traditions even now. अब क्योंकि मैंने चैप्टर को लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन किया है, इसलिए मैं क्वेश्चन आंसर को एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैं सोच रहा हूँ काफ़ी जल्दबाजी में क्वेश्चन आंसर वाले वीडियोस को मैं अपलोड कर दूँ। वैसे ही सेकंड क्वेश्चन में बताया गया, लेट अस डिवाइड द टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू व्हाट द ऑथर टॉक्स अबाउट, कि ऑथर जिस बारे में बात करती है उसके हिसाब से हम लोग टेक्स्ट को अलग अलग पैराग्राफ में डिवाइड करते हैं, राइट। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ए में, रिटर्निंग बाय ट्रेन फ्रॉम द हिल स्टेशन टू दिल्ली, तो ये बताया गया पैराग्राफ नंबर 1 और 2 में। वैसे ही बी में है दिल्लीज ग्लोरी इन द पास्ट 1000 ईयर्स, इसको बताया गया है पैराग्राफ नंबर 3 में। और पैराग्राफ नंबर 4 एंड द बिगिनिंग ऑफ पैराग्राफ नंबर 5 में क्या बताया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑथर्स फैमिली होम एंड फैमिली। ओके, डी में है अ फैमिली पिकनिक टू द कुतुब मीनार, उनकी फैमिली कुतुब मीनार पे पिकनिक मनाने के लिए गई थी। इसे कौन से पैराग्राफ में बताया गया है, तो इसे पैराग्राफ 5, 6 और 7 में बताया गया है। वैसे ही नंबर ई में है हाउ मच ऑफ द पास्ट इज स्टिल लेफ्ट, इसे बताया गया है पैराग्राफ नंबर 8 में। ओके, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7। तो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 के सभी के आंसर आपको दिख रहे होंगे। मैं क्वेश्चन भी पढ़ देता हूं अगर आपके पास बुक नहीं है तो। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डू द चिल्ड्रन एंजॉय मोस्ट ड्यूरिंग द ट्रेन जर्नी, जब बच्चे ट्रेन की यात्रा करते हैं तो किस चीज़ को सबसे ज़्यादा इंजॉय करते हैं, उन्हें किस चीज़ को देखना और उन्हें इंजॉय करना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसका आंसर हम कर सकते हैं, एज द ट्रेन अप्रोच्ड द यमुना द चिल्ड्रन वर गिवन कॉइन्स टू थ्रो इनटू द रिवर। मैंने काफ़ी अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है, आप वीडियो देखिए। दे वर टोल्ड दैट व्हेन द कॉइन्स हिट द वाटर द चिल्ड्रन वुड गेट ब्लेसिंग्स। द चिल्ड्रन एंजॉयड सिटिंग एट द विंडो एंड थ्रोइंग द कॉइन्स इनटू द वाटर। तो बच्चे सिक्कों को यमुना नदी में फेंकना बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, राइट। ओके, नंबर 4 क्वेश्चन है, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब द साइट ऑफ द सिटी एज द ट्रेन एंटर्स इट, कि हमारी ऑथर मधुर जाफरी जब ट्रेन सिटी में एंटर करता है तो उसके व्यू को, उसके साइट को, उसके नज़ारे को कैसे डिस्क्राइब करती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा, द ऑथर टॉक्स अबाउट द व्यू ऑफ द सिटी एज अ मिनिएचर पेंटिंग व्हाइल द सन शाइन्स ऑन द डोम्स एंड मीनार्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, द ऑथर फोकसेस ऑन 2 थिंग्स अबाउट दिल्लीज पास्ट, दिल्ली के पास्ट के बारे में हमारी ऑथर 2 चीज़ों पर फोकस करती हैं। वन इज़ पॉलिटिकल पावर, पहला क्या है, एक पॉलिटिकल पावर है जिसमें फोर्ट्स दिखाई देते हैं, वेल्थ एंड फेम दिखाई देता है, या ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अब क्वेश्चन में पूछा गया, व्हाट इज़ द अदर थिंग, मतलब दूसरी चीज़ क्या है जिस पर हमारी ऑथर मधुर जाफरी फोकस करती हैं। Were Delhi's rulers thinking about their own home just as the author is now doing,
क्या दिल्ली के जो दूसरे शासक थे वो बिल्कुल हमारी ऑथर के बारे में ही सोचा करते थे? क्या हमारी ऑथर जैसा सोचती है दिल्ली के बारे में, क्या दिल्ली के पुराने शासक भी दिल्ली के बारे में वैसा ही सोचा करते थे? इसमें एक और पार्ट में पूछा गया है व्हाट डिड दे मिस द मोस्ट, और वे लोग दिल्ली के बारे में कौन सी चीज़ों को सबसे ज़्यादा याद करते थे, उन्हें मिस करते थे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हम लोग ऐसे कर सकते हैं, The author describes the food in Delhi and the food that the Mughal rulers preferred. We also learned about the history of Delhi's cuisine. Yes, Delhi's rulers were thinking about their home just as the author is looking back on hers. They missed the climate and the food the most. Okay, question number 6 क्या कहता है, इसे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है व्हाट हैड मेड द फैमिली मास्टर द आर्ट ऑफ गेटिंग 30 पीपल इनटू 2 कार्स। व्हाट वाज द आर्ट, आई मीन वो कौन ऐसी चीज़ थी जिसने फैमिली के मेंबर्स को 2 कार में 30 लोगों को बैठाने में मास्टर बना दिया था? वो आर्ट क्या था? इसको हम लोग कैसे आंसर कर सकते हैं? देयर वर नो लेस देन 30 पीपल इन द ऑथर्स फैमिली। ऑथर के परिवार में 30 लोगों से कम लोग नहीं थे। द ऑथर मतलब इनका जो परिवार था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था। एक जॉइंट फैमिली अक्सर बड़ी होती है। द ऑथर सेज दैट शी कुड नॉट इमेजिन अ फैमिली बीइंग स्मॉलर देन 30 मेंबर्स। About a dozen of them were children. The author's family was very large and they must have had to use their cars several times to go out. They would have mastered the art while doing it so many times. The first layer in the car consisted of short ladies and teenagers on their laps, when the second layer consisting of 10 to 12 years old. The third layer consisted of children below the age of 10. The tall men sat in the 12 years olds. The third layer consisted of children below the age of 10. The tall men sat in the front seat. On their laps sat the 10 to 12-year-olds holding baskets and pots. तो इस तरीके से हम आंसर कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ डिड द ऑथर when she was a school girl get her lunch, कि हमारी ऑथर मधुर जाफरी जब एक स्कूल गर्ल थी तो अपना लंच वो कैसे लेती थी। और इसमें एक और क्वेश्चन पूछा गया which words tell you this, और कौन सा वर्ड आपको इस बारे में बताता है। The author as a young girl carried her lunch in a tiffin carrier filled with chapatis, vegetables and a piece of mango pickle. Chapatis are cooked over hot fires, buttered and stacked with the vegetables and a piece of mango pickle in a tiffin carrier to be carried by many people on their way to schools and offices, just as I did on my way to school in Delhi. Question number 8 है home is not just a brick and mortar building. It is made up of the things you love and will miss the most when you leave. In the text, the writer describes what home means to her. Read the text again and write what are the kinds of things she loved about Delhi. तो क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग आंसर कर सकते हैं The author fondly remembers her ancestral home in Delhi, but since a home is not just brick and mortar, she remembers the food that was laid out at such times of family gatherings and says that the daily menu of the local people has not changed much since then. She also reminisces the picnics and summer holidays at the hills. इसके बाद अप्रिसिएटिंग द टेक्स्ट के कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जो कि काफ़ी लंबे हैं और मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्टूडेंट से इतने लंबे क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। तो आप अप्रिशिएटिंग द टेक्स्ट को अगर चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अब हमारे पास है ग्रामर के कुछ क्वेश्चन, ग्रामर यूसेस के। तो आप ग्रामर यूसेस वाले ये कर सकते हैं, अपने पेज पे आ सकते हैं और यहाँ पर बताया गया है रीड ईच सेंटेंस एंड से वेदर इट इज़ एक्टिव पैसिव विद डी ओ का मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड पैसिव विद आई ओ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उन्हें हमें पहचानना होगा कि ये सेंटेंसेस या तो एक्टिव हैं, अगर एक्टिव है तो सिर्फ हमें एक्टिव लिख देना होगा, अगर वो पैसिव है तो हमें पैसिव लिखना होगा, लेकिन उसके साथ में ये भी देखना होगा कि ये पैसिव सेंटेंस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे पहचानना होता है, एक सिंपल सा ट्रिक है।
कोई भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा कोई ना कोई इंसान हो सकता है, ये बात समझ लीजिएगा। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा कोई ना कोई ऑब्जेक्ट या थिंग्स हो सकते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कभी भी लिविंग बीइंग नहीं हो सकता और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कभी भी नॉन लिविंग नहीं हो सकता। तो कहीं पे भी अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट दिखाई दे तो उसे आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझना है, या अगर कहीं पे भी कोई इंसान दिखाई दे तो फिर उसको आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझना है, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द ऑर्गेनाइजर्स अवार्डेड द प्राइज टू आवर टीम। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स कुछ काम कर रहे हैं, इसमें कहीं पे भी बाई एजेंट नहीं दिख रहा है। तो फर्स्ट वाला सेंटेंस हमारा क्या है, एक्टिव है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वाले सेंटेंस को यहाँ पर नहीं बताया गया, डायरेक्ट बुक में ही कर दिया गया है। वैसे सेकंड वाले सेंटेंस को देख लेते हैं। सेकंड वाले सेंटेंस में बताया गया, द प्राइज वाज अवार्डेड टू आवर टीम बाय द ऑर्गेनाइजर्स। ऑर्गेनाइजर्स ने हमारे टीम को क्या दिया, प्राइज दिया। तो यहाँ पे जो प्राइज है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि प्राइज हमारा कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है, कोई ना कोई थिंग होता है, कोई ना कोई वस्तु होती है, राइट। तो हम लिखेंगे सेकंड को कि पैसिव विद डीओ, मतलब पैसिव विद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वैसे ही अगर हम लोग थर्ड सेंटेंस को देखें तो बताया गया, आवर टीम वाज अवार्डेड द प्राइज बाय द ऑर्गेनाइजर्स। अब देखिए यहाँ पे आवर टीम, हमारा टीम, और टीम में क्या होते हैं, लोग होते हैं। लोग क्या होते हैं, लिविंग बीइंग होते हैं, इसलिए हमारा आवर टीम क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ये हो जाएगा पैसिव विद आईओ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वैसे ही नंबर 4 को देखो, ब्राइट स्टूडेंट्स आर ऑफर्ड स्कॉलरशिप बाय द स्कूल। स्कूल जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें स्कॉलरशिप देती है। तो जो हमारा स्कॉलरशिप है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन यहाँ पे पहले ब्राइट स्टूडेंट्स को रखा गया है जो कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये हमारा जो सेंटेंस है वो पैसिव है, और किसके साथ, आईओ के साथ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ। वैसे ही नंबर 5 को देखा जाए, द स्कूल ऑफर्स स्कॉलरशिप टू ब्राइट स्टूडेंट्स। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है या सेंटेंस नंबर 5 है, ये अपने आप में एक्टिव वॉइस है, तो डायरेक्ट एक्टिव लिख देंगे। अगर हम लोग नंबर 6 को देखें तो बताया गया, स्कॉलरशिप्स आर ऑफर्ड। ऑब्वियसली स्कॉलरशिप पैसा हो सकता है, तो पैसे को हम लोग ऑब्जेक्ट में लेकर चलेंगे। ये किस तरह का ऑब्जेक्ट होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, इसलिए बोलेंगे पैसिव विद डीओ। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास दिए गए हैं कि री राइट ईच सेंटेंस एज टू पैसिव सेंटेंसेस यूजिंग द टू ऑब्जेक्ट्स एज सब्जेक्ट। अब यहाँ पे पहला जो हमारा सेंटेंस है, द ऑर्गेनाइजर्स रिफंडेड द टिकट मनी टू द ऑडियंस। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं, एक तो है हमारा टिकट मनी, और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, टू दी ऑडियंस। तो ऑडियंस हमारा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और टिकट मनी हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और इस सेंटेंस को एक बार डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ लिखना है और एक बार इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ लिखना है। तो कैसे लिखोगे, सबसे पहले हम लोग टिकट मनी जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसके साथ लिखेंगे, द टिकट मनी वॉज रिफंडेड टू द ऑडियंस बाई द ऑर्गेनाइजर्स, ठीक है। और अगर हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ लिखना होगा तो हम लोग लिखेंगे, द ऑडियंस वाज रिफंडेड द टिकट मनी बाय द ऑर्गेनाइजर्स। वैसे ही आप सेकंड वाले सेंटेंस को लिख सकते हो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ, लंच इज़ प्रोवाइडेड टू ऑल द स्टाफ बाय द कंपनी। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ लिखोगे तो पहले स्टाफ को अलग सब्जेक्ट के तौर पर रखना होगा, ऑल द स्टाफ आर इज़ प्रोवाइडेड लंच बाय द कंपनी। तो यहाँ पे आर लगाना ज़्यादा सही होगा, क्योंकि स्टाफ जो होता है वो एक कलेक्टिव नाउन होता है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे सी सेक्शन में दिया गया है कि कंबाइन ईच पेयर ऑफ क्लॉजेज बाय रिड्यूसिंग द पैसिव टू फॉर्म एन एडजंक्ट ऑफ द एक्टिव। एक्टिव के एडजंक्ट को बताने के लिए कुछ जो अलग से वर्ड हैं उन्हें हमें क्या करना है, रिड्यूस कर देना है, उन्हें हटा देना है। तो आप देख सकते हो आपके बुक में पहला वाला कर दिया गया है, दूसरे वाले को आप कैसे करोगे, द चिल्ड्रन बिकेम बोर्ड इन द इवनिंग्स, दे कुड नॉट गो आउट इन द विंटर इवनिंग्स। इसको आप बना सकते हो, unable to go out in the winter evening the children became bored in the evenings। वैसे ही थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स को बना सकते हो। वर्ड इन यूज़ के भी जितने भी आंसर हैं वो आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, इन्हें भी अगर आपको ज़रूरत होगा तो कर लीजिएगा, अदरवाइज़ ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। ओके, लिसनिंग टेक्स्ट ये भी उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, अगर आप चाहें तो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। राइटिंग सेक्शन वाला ये रहा। तो इस तरीके से हमने कमिंग होम दिल्ली के जितने भी क्वेश्चन आंसर थे इन सबको हमने कंप्लीट कर लिया। इस वीडियो से अगर आपको ज़रा सी भी मदद मिली होगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी तक चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए, सो दैट हमारा जो फैमिली है वो थोड़ा सा और बड़ा हो सके।
मिलते हैं लोग एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।